मैं डॉक्टर पद्मा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, एसोसिएट प्रोफेसर। पूर्व के व्याख्यान में जैसा कि मैंने अरस्तु के अनुसार राज्य का सिद्धांत क्या, राज्य की उत्पत्ति विकास कैसे और राज्य के क्या कार्य हैं, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था। अब मैं आज आपके सामने संविधान अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, संविधान की परिभाषा क्या है, अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और संविधानों में चक्रीय परिवर्तन किस तरह से होता है और अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की कैसे आलोचना की गई है, इस पर मेरा आज का व्याख्यान आधारित रहेगा। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया वो राजनीति विज्ञान को कोई उसकी मौलिक देन नहीं माना गया है, क्योंकि उसने प्लेटो द्वारा स्टेटसमैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपनाया है। और जो पॉलिटिक्स है का जो तीसरा भाग है, पॉलिटिक्स मतलब अरस्तु की जो कृति है, उस पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में संविधानों का वर्गीकरण किया गया है और विस्तार से विभिन्न संविधानों का वर्णन किया गया है। इसके लिए अरस्तु ने विश्व के विभिन्न देशों के 157 भिन्न संविधानों के अध्ययन पर अपने संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम अरस्तु ने संविधान की परिभाषा क्या दी है, इस पर मेरा व्याख्यान आधारित है। पहला तो अरस्तु ने संविधान की व्याख्या दो रूपों में की। पहला है जिसमें वो कहता है कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। अर्थात अरस्तु के अनुसार संविधान एक जीवन पद्धति है, जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। और दूसरी जो उसने संविधान का जो वर्गीकरण किया है या संविधान की जो दूसरी व्याख्या की है, उसमें वो कहता है कि संविधान क्या है, राज्य में विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है और सार्वभौमिक सत्ता का निर्धारण किया जाता है तथा जो समुदाय हैं और उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का इसके द्वारा निर्णय किया जाता है। तो अरस्तु की जो संविधान की परिभाषा दी गई है वो दो रूपों में उसे परिभाषित करते हैं। पहली परिभाषा में अरस्तु संविधान के नैतिक रूप को इंगित करता है और दूसरी परिभाषा में संविधान के राजनीतिक स्वरूप की ओर वह संकेत करता है। तो अरस्तु के अनुसार केवल संविधान जीवन निर्वाह की पद्धति ही नहीं है बल्कि राज्य के प्रशासन की व्यवस्था का भी नाम है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान अरस्तु के अनुसार संविधान की परिभाषा का विश्लेषण अगर हम करें तो उससे कुछ बातें स्पष्ट होती है। वो है कि संविधान राज्य तो उसके पदों का संगठन है और संविधान के द्वारा राज्य की रूपरेखा एवं राज्य का आकार प्रकार सुनिश्चित होता है और संविधान ही सर्वोच्च सत्ता को निश्चित करता है। संविधान ही राज्य तथा लोगों के लक्ष्यों को निश्चित करता है और संविधान क्या है, राज्य का सार है। और यह माना जाता है कि संविधान के आधार पर ही राज्यों का निर्माण और अंत होता है। और विशिष्ट प्रकार के संविधान विधि परिवर्तन कर दी जाए तो उसका एक अनिवार्य परिणाम होगा उस विशिष्ट प्रकार के विधान के आधार पर निर्मित राज्य की समाप्ति। तो अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है और वर्गीकरण दो आधार पर किया, संख्या के आधार पर, उद्देश्य या लक्ष्य के आधार पर। तो अरस्तु का जो संख्या के आधार पर संविधान का वर्गीकरण है वो है कि संख्या के आधार पर अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो अरस्तु का ये संख्या के आधार पर संविधान का वर्गीकरण हुआ। दूसरा, संविधान का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, अर्थात इसका तात्पर्य है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित या स्वार्थ सिद्धि। तो अरस्तु ने पहले आधार के पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के तीन भेद किए और दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूपों, स्वाभाविक रूप और विकृत रूप का उल्लेख किया है। तो अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण को एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि अरस्तु के अनुसार संविधान का वर्गीकरण उसने तीन रूपों में किया है। पहला तो है संख्या के आधार पर अर्थात एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, अनेक व्यक्तियों का शासन। जो व्यक्तियों की संख्या, तो एक व्यक्ति के शासन को उसने राजतंत्र का नाम दिया है और राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र है। कुछ व्यक्तियों का शासन को उसने कुलीन तंत्र कहा है और कुलीन तंत्र का विकृत रूप वाकतंत्र या धनिक तंत्र है। और अनेक व्यक्तियों का स्वाभाविक जो संविधान का स्वरूप है वो है बहुतंत्र है और उसका विकृत रूप है भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। तो सर्वप्रथम अरस्तु के अनुसार राजतंत्र क्या है, इसका मैं विवेचन कर रही हूँ।
अरस्तु के अनुसार राजतंत्र को उसने सबसे शासन प्रणाली माना है, जिसमें किसी भी राज्य का आधार एक व्यक्ति के हाथ में होता है और राज्य का लक्ष्य प्रजा की सामान्य भलाई होता है। यह आदर्श व्यवस्था है और इसमें शासक कैसा होना चाहिए? सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। लेकिन ये सर्वोत्तम होने पर भी शासन की प्रणाली आदर्श नहीं है, क्योंकि ऐसे सर्वगुण शासक का मिलना कठिन है और यदि मिल जाए तो भी आवश्यक नहीं कि उसका उत्तराधिकार भी उसी प्रकार का गुण संपन्न होता है। अगर राजतंत्र निरंकुश होकर निरंकुश तंत्र में बदल जाता है और अरस्तु के अनुसार इस राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र है, जिसमें शासक क्या करता है? जनता के हितों की उपेक्षा करते केवल अपने हित की सिद्धि में लगा रहता है और यह धूर्तता और धोखे द्वारा कानून की चिंता न करते हुए स्वहित पर आधारित शासन होता है। तो और अरस्तु ने राज्य संविधान का तीसरा वर्गीकरण कुलीन तंत्र के रूप में किया है कि जिस राज्य में सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो तथा जिस शासन सत्ता का प्रयोग विधि अथवा कानून के अनुसार होता हो उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। और कुलीन तंत्र एक प्रकार से लोकतंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों के मिश्रण से बना हुआ निर्मित संविधान है और इसमें इस संविधान के निर्माण के लिए अर्थात कुलीन तंत्र निर्माण के लिए इसमें 3 तत्व स्वतंत्र जन्म, संपत्ति, योग्यता का मिश्रण होना अनिवार्य होता है। और कुलीन तंत्र भी राजतंत्र की भांति बुद्धि, गुण तथा संस्कृत संचालित कानून पर शासन प्रणाली है और कुलीन तंत्र वंशानुगत भी हो सकता है और आयु के अनुसार भी हो सकता है। इसी तरह अरस्तु ने धनिक तंत्र का वर्गीकरण किया कि धनिक तंत्र ऐसा शासन विधान है जिसमें संपन्न और कुलीन लोग शासन संचालन करते हुए अल्पमत में होते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किया है। इसी तरह अरस्तु ने प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र का उल्लेख किया है और प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें निरपेक्ष समानता तत्व तो बहुत बल दिया जाता है और सब नागरिक विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को विचार न करते हुए समान समझाते हैं। यानी कि इसमें धनी भी होते, निर्धन भी होते, अनपढ़ भी होते, पढ़े लिखे भी होते, मूर्ख और विद्वान भी बराबर समझे जाते हैं। और इस स्वतंत्रता के नाम पर सब नागरिकों को समान अधिकार देता है, किंतु अधिकारों की ये समानता और स्वतंत्रता शीघ्र ही नियंत्रण नहीं हो तो श्रृंखलता और अराजकता में बदल जाती है। इस तरह से अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसी के आधार पर अरस्तु ने संविधानों में चक्रीय परिवर्तन का भी उल्लेख किया है कि जिस प्रकार ऋतु स्वाभाविक उसी प्रकार शासनों परिवर्तन चक्र चलता रहता है और राजनीतिक परिवर्तन का चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है, जो क्रमशः निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, पॉलिटी और प्रजातंत्र के बाद में राजतंत्र के रूप में बदल जाता है। तो संविधान का सर्वश्रेष्ठ रूप अरस्तु के अनुसार राजतंत्र है, लेकिन जब राजा जनहित से मुंह मोड़कर अपने स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो जाता है तभी राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। और जब कुछ समय निरंकुश तंत्र के अत्याचारों से जनता पीड़ित होती है तो जो कुछ अच्छे और योग्य कुलीन व्यक्ति है वो कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं और शासन सत्ता प्राप्त करने के बाद इन अच्छे व्यक्तियों के सद्गुण गायब होने लग जाते हैं और ये भी अपने स्वार्थ साधन में जुट जाते हैं। फलस्वरूप कुलीन तंत्र का पतन हो जाता है और इसका स्थान धनिक वर्ग तंत्र ले लेता है। ये केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति जनता का शोषण करता है और जनता इसका क्या करती है? विद्रोह करती, क्रांति करती, बगावत कर देती है और धनिक तंत्र सर्व प्रजातंत्र में बदल जाता है। और समय गति के साथ ये चक्र चलता रहता है, व्यवस्था दूषित होती चली जाती है और अव्यवस्था फैल जाती है और करिश्माती नेता भीड़ के तौर पर जोड़ देने लगते हैं तो ये प्रजातंत्र भीड़ तंत्र कहलाने लगता है। तो इस प्रकार अरस्तु ने बताया परिवर्तन का चक्र संविधानों का, वो है राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और भीड़ तंत्र। और इस तरह से संविधानों का ये परिवर्तन चक्र निरंतर आपात गति से चलता रहता है। इसी के साथ अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना भी की गई है। यह माना गया था ये सरकारों का वर्गीकरण है, राज्य और संविधानों का वर्गीकरण नहीं है और इसमें मौलिकता का अभाव है। और अरस्तु ने संविधान, राज्य और शासन शब्दों में कोई अंतर नहीं रखा है और यह वर्गीकरण आलोचक मानते हैं कि अवैज्ञानिक और संख्यावाचक वर्गीकरण है और इसमें प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया जाता है। और अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि अरस्तु ने
अपने समय के नगर राज्यों को ध्यान में रखकर एक वर्गीकरण किया जो आज के जो राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय तो विशाल राज्यों पर लागू नहीं होता है। और यह माना जाता है आलोचकों अनुसार कि परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अरस्तू के राज्यों के वर्गीकरण के साथ साथ शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र कैसा है, त्रुटिपूर्ण है, गलतीयुक्त है। वस्तुतः राज्यों शासन व्यवस्था में वैसे नियमित या व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते जैसे कि अरस्तू द्वारा बताया गया है। और ये माना जाता है कि अरस्तू ने राजतंत्र का काल्पनिक चित्रण किया है कि अरस्तू मैसेडोनिया के शासक से बहुत अधिक प्रभावित था, इसलिए उसने अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाकर राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन विधान घोषित किया। अतः वह प्लेटो जैसा कल्पना ढूंढने वाला दार्शनिक बन जाता है। तो यह है अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण। अब अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण का क्या महत्व और प्रभाव है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ये माना जाता है कि अरस्तू के जो संविधानों का ये वर्गीकरण एक प्रकार से राजनीति विज्ञानी के लिए मार्गदर्शक बन गया है, और कई विद्वान सरकारों के वर्गीकरण में अरस्तू के द्वारा दिखाए गए मार्ग से न तो पूर्णतः अलग हो सकता, नहीं उसके प्रभाव से बच सके, जैसे कि पॉलीबियस, मैकियावेली, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू और आधुनिक विचारक मेरियट तक ने इस वर्गीकरण से प्रेरणा ली। और उपयोगिता की दृष्टि से भी अरस्तू के संविधान के वर्गीकरण का विशेष महत्व है। जैसा कि डॉक्टर इकबाल नारायण ने भी इस संबंध में लिखा है कि वस्तुतः उसका मूल्य इस बात में एक इस तथ्य पर बल देता है कि राज्य शक्ति का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ही राज्यों में परस्पर स्थापित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वार्थपरता और परमार्थपरता की नैतिक भावना के आधार पर ही राज्यों में परस्पर स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि शासन करते हो। और अरस्तू द्वारा किया हुआ राज्यों का वर्गीकरण वस्तुतः एक शाश्वत सत्य प्रस्तुत करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्यों के अब इतने भेद और प्रकार हो गए हैं कि सब अरस्तू के वर्गीकरण में समा नहीं सकते। फिर भी ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा हमें कि एक तंत्र, श्रेणी तंत्र और लोकतंत्र राज्यों के ऐसे आधारभूत भेद है जिनके अध्ययन की उपयोगिता कभी नष्ट नहीं हो सकती। और अरस्तू ने के जो संविधानों का वर्गीकरण है उससे प्रभावित होकर पॉलीबियस ने भी अरस्तू की भांति शासन तंत्र के 3 विशुद्ध रूप, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, और फिर उसके 3 विकृत रूप निरंकुश तंत्र, वर्गतंत्र और भीड़तंत्र माने हैं। पॉलीबियस के बाद सिसरो, मैकियावेली, बोदा, हॉब्स, लूको, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि विचारकों ने सरकारों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की, और इन सबके वर्गीकरण का स्रोत अरस्तू का ही वर्गीकरण माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अरस्तू का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था जिसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद।